अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई की ऐसी फ़ील्ड है, जिसमें मशीनें या कंप्यूटर इंसानी ज़ुबान को समझती हैं, उसको इंटरप्रेट करती हैं, यानी कि उसको उसका अपने ज़ुबान में तर्जुमा करती हैं और उसके बाद उसी ज़ुबान में जवाब देती हैं इंसानों को, जो उससे उसको प्रॉम्प्ट देते हैं या उनको इनपुट देते हैं या उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और इस फ़ील्ड के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर चाहे टेक्स्ट की क्लासिफ़िकेशन करवानी हो या एंटिटी एक्सट्रैक्शन करनी हो या टेक्स्ट समराइज़ेशन करवानी हो या टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो या टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो या क्वेश्चन आंसरिंग का नॉलेज बेस हो। बॉट के लिए जो आपको बैकएंड पे नॉलेज बेस चाहिए होता है, जो आपको क्रिएट करना पड़ता है चैटिंग के लिए। इसी तरह कन्वर्सेशनल एआई के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि ऑडियो की फॉर्म में आगे ट्रांसलेट होती हैं। तो बेसिकली जो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कंप्यूटर विजन है या जनरेटिव एआई है, उसको जब भी कहीं भी टेक्स्ट को प्रोसेस करना होता है या वो मटेरियल जो कि इंसानी कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि इंसान को चीज़ें कम्युनिकेट बैक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो बैकएंड पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू की जा सकती है। और अब काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अब ऐसी आ रही हैं, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर विज़न की एप्लीकेशन डेवलप नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर विज़न के साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि कंप्यूटर विज़न में मिसाल के तौर पे जब टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इमेजेस से या पीडीएफ से ओसीआर के थ्रू, तो वो टेक्स्ट जो है उसके एनालिसिस के लिए, उसमें से मुफीद इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, लेट्स से उसमें से एंटिटीज़ डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसकी समराइज़ेशन के लिए या उसकी ट्रांसलेशन के लिए या उसमें से पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ही पॉसिबल है। इसी तरह जनरेटिव एआई के लिए जब किसी भी डिवाइस के थ्रू ऑडियो कम्युनिकेट करनी होती है आगे इंसानों को, तो उस ऑडियो के लिए बैकएंड पे जो उस ऑडियो का जो टेक्स्ट है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बैकएंड पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और काम में आने वाली फ़ील्ड है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से। तो आज हम इसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, वो देखते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी फ़ील्ड है, जो कि मशीन को इंसानी ज़ुबान समझने, तर्जुमा करने यानी उसको ट्रांसलेट करने और उसी ज़ुबान में वापस कम्युनिकेट करने की सलाहियत देती है। और इसमें कुछ जो 5-6 फ़ीचर्स हैं ख़ास, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, उनमें से सबसे पहले है स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन। इसकी एग्जांपल ये भी है कि जनरेट सबटाइटल फॉर वीडियोज़, यानी कि वीडियो के लिए जब हम सबटाइटल जनरेट करते हैं एआई के थ्रू, तो वो इसी फ़ीचर के थ्रू होता है। इसी तरह मशीन ट्रांसलेशन होती है, जो कि ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट को इंग्लिश से दूसरी ज़ुबान में। टेक्स्ट क्लासिफ़िकेशन है, जिसमें ये कि जो ईमेल है, जैसे उसकी एग्जांपल है कि वो स्पैम है या नहीं स्पैम, तो उसको क्लासिफ़ाई किया जाता है उसके टेक्स्ट की बेस पे। इसी तरह एंटिटी एक्सट्रैक्शन है, यानी कीवर्ड्स जो होते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर से, वो निकाल के उनको एक साइड पे लिस्ट आउट किया जाता है। क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जिसमें जवाब दिया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालों का, जो कि क्वेश्चन आंसरिंग बेसिकली मोस्टली चैट बॉट्स के अंदर यूज़ होती है। और टेक्स्ट समराइज़ेशन है, जिसमें एक छोटा पैराग्राफ जो है वो बड़े डॉक्यूमेंट में से अख़ज़ कर लिया जाता है या उसकी समरी बना ली जाती है। इसके जो स्टेप्स हैं अगर देखें तो कैसे ये होता है, तो ये बेसिकली इसमें सबसे पहले हमें टेक्स्ट को समझना है कि टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट जो है उसको कॉर्पस कहते हैं। बॉडी ऑफ टेक्स्ट इज़ टू बी एनालाइज्ड, उसको कॉर्पस कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ज़ुबान में। टू इन्फर सेमांटिक मीनिंग, सम टेक्निक्स यूज्ड टू एनालाइज टेक्स्ट विद कंप्यूटर्स इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बॉडी ऑफ टेक्स्ट। यहाँ कहा जाता है कि जो सेमांटिक मीनिंग है या जो टेक्स्ट होता है, उसमें से नताइज अख़ज़ करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए जो कॉर्पस होता है या लार्ज टेक्स्ट होता है, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि शुमारियाती तज्ज़िया किया जाता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसमें से इम्कानात देखे जाते हैं कि किस चीज़ के ज़्यादा इम्कान है, वो जो एक पूरा टेक्स्ट है उसके अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये किस बारे में है। और सबसे पहला जो स्टेप उसमें किया जाता है वो टोकनाइजेशन है। टोकनाइजेशन क्या है कि जो मिसाल के तौर पे एक फ़िक्रा है, जैसे वी चूज़ टू गो टू द मून। अब इस फ़िक्रे को ब्रेक कर लिया जाता है, नंबरिंग कर दी जाती है और जो हर वर्ड है उसकी एक नंबरिंग कर दी जाती है। जैसे वी को एक नंबर दे दिया, चूज़ को दूसरा नंबर दे दिया, टू को एक नंबर दे दिया, गो को एक नंबर दे दिया। अब ये जो टू चूँकि 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है तो इसको तो अगला नंबर एलोकेट नहीं होगा, इसका नंबर ऑलरेडी आ गया है 3। तो 3 को दोबारा रिपीट किया जाएगा अगर आप देखें तो इसके अंदर। द डिफरेंट यानी हर जो यूनिक नंबर होगा, हर जो यूनिक वर्ड होगा उसको एक नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा, यूनिक नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा। और इसकी एक चीज़ जो थोड़ी-सी मुख्तलिफ आपने देखी है कि 2 को अगर उन्होंने 3 दे दिया है तो दोबारा जो अगला 2 है उसको 5 या 6 नहीं दे रहे, वो 3 ही यूज़ होगा। अब उसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन नंबर्स को। और ये एक जो वी चोज़ टू गो टू द मून जो है, वो अब कंप्यूटर की ज़ुबान में वो ये एक फ़िक्रा होगा, क्योंकि उसको टोकन असाइन हो गए हैं। अच्छा, अब अगर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं या जिनको एलएलएम कहा जाता है, उनके सिमेंटिक्स समझने के लिए कि वो किस तरह से वो समझते हैं टेक्स्ट को, उसमें जो एक चीज़ जो या एक टर्म यूज़ होती है उसको एम्बेडिंग कहते हैं। एम्बेडिंग क्या चीज़ है? एम्बेडिंग इज़ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि जो डाटा होता है या जो वर्ड होते हैं, उनकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि वो किस किस्म के लफ्ज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, बार्क, कैट, म्यूज़, स्केटबोर्ड। अब ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक जैसी एम्बेडिंग होगी उनकी, तकरीबन वो एक ही तरह की एम्बेडिंग में फ़ॉल होंगे। अगर आप मिसाल देखें तो डॉग, बार्क, कैट, म्यू ये जानवर हैं और एक ही तरह के तकरीबन जानवर हैं। तो अगर आप इनकी एम्बेडिंग देखें तो पहला 10-10 सबके लिए 10 है, दैट मीन्स कि ये जानवर है। ठीक है? इसी तरह ये 3, 2, 3 और 2, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो 3 वो जानवर के लिए है, डॉग है, कैट है। 2 जो है वो उनकी बार्किंग या उसकी म्यू है, जो उसकी आवाज़ के लिए है। तो इस तरह ये चीज़ें बेसिकली जो लैंग्वेज मॉडल है उसके लिए ये निशानियाँ होती हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह जो आखिरी नंबर है वो भी इसी तरह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एम्बेडिंग है डॉग के लिए, ये बार्क के लिए, मिसाल के तौर पे ये कैट के लिए। जो स्केटबोर्ड है अगर आप देखें तो उसकी एम्बेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यानी पहला जो नंबर है वो उसका -3 है, व्हिच इज़ गोइंग इन अ सब डिफरेंट डायरेक्शन। अगली स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ये किस तरह से लैंग्वेज मॉडल को ये बात समझने में आसानी होती है। अब आप ये देखें, यहाँ पे क्या है कि ये एक टेबल है। ये टेबल टोकन्स, वर्ड और एम्बेडिंग को लिस्ट आउट करता है, डॉग के लिए, कैट के लिए और पपी के लिए और स्केटबोर्ड के लिए। इसमें जो एक टर्म यूज़ होती है वेक्टर। वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर वो लाइन होती है जो कि इन चीज़ों को, इन एंटिटीज़ को, इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है एक ग्राफ की सूरत में। किस बेस पे? इस एम्बेडिंग की बेस पे। अगर आप देखें तो ये जो 10-10 और ये 5 to 1 ये जो है ये बेसिकली एक ही सिमत में जा रहे हैं, पॉजिटिव सिमत में जा रहे हैं अगर आप गौर करें तो। ये जो डॉग है और ये जो कैट है ये तकरीबन एक ही लेवल पे हैं, 10-10 पे और 3 to 1 और 3-1 पे एक ही लेवल पे हैं। पप्पी इनसे थोड़ा-सा पीछे है लेकिन है उसी डायरेक्शन में। लेकिन स्केटबोर्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि उसमें -3 और -3 और 3 यानी इसके नंबर इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और मुख्तलिफ डायरेक्शन में है। अब लैंग्वेज मॉडल को ये समझने में आसानी हो जाती है कि ये जो वर्ड हैं इनका सिमेंटिक मीनिंग जो है वो क्लोज है, एक दूसरे के ज़्यादा करीब है और ये दूर है इनसे। तो इस तरह से जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो काम करते हैं, वो टोकनाइजेशन को, एम्बेडिंग को और वेक्टर्स को यूज़ करके वो नताइज अख़ज़ करते हैं। और जब हम मिसाल के तौर पे कोई भी सवाल पूछते हैं किसी भी चैट जीपीटी से, जेमिनी से या किसी भी जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन से, तो उसके पीछे लैंग्वेज मॉडल होते हैं। जब हम कोई भी टेक्स्ट जनरेट करते हैं, कोई उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसके पीछे लैंग्वेज मॉडल काम कर रहा होता है। तो वो लैंग्वेज मॉडल इस तरह से जो जिन वर्ड्स के अंदर, जिन चीज़ों के अंदर मवासिल होती है, उनको इस तरह से समझता है कुछ, इस तरह की ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन के थ्रू। अच्छा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है
उसके थ्रू किस किस्म के सॉल्यूशन होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है अगर आप देखें तो। अ लार्ज कॉर्पस ऑफ रॉ टेक्स्ट इज टोकनाइज्ड एंड यूज्ड टू ट्रेन लैंग्वेज मॉडल। वो कहता है कि जो एक बड़ा टेक्स्ट होता है ना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारा टेक्स्ट होता है, वो पहले टोकनाइज किया जाता है इस तरह से जैसे मैंने आपको टोकनाइजेशन दिखाई है कि उसके जो वर्ड हैं उनको लेवल लेवल नंबर एलोकेट हो जाते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और वो लैंग्वेज मॉडल बन जाता है। जब वो लैंग्वेज मॉडल बन जाता है तो वो ये सारे फीचर्स जो हैं इनको सपोर्ट करने लग पड़ता है। टेक्स्ट एनालिसिस भी उससे किया जा सकता है, ओपिनियन माइनिंग की जा सकती है, मशीन ट्रांसलेशन की जा सकती है, समराइजेशन की जा सकती है और कन्वर्सेशनल एआई भी की जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ अब आगे अगले हिस्से में देखते हैं। मशीन लर्निंग जो है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू बहुत हेल्प लेती है। वो किस तरह से, या ये कह लें कि जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से हेल्प लेती है। A useful text analysis technique is to use a classification algorithm such as logistic regression to train a machine learning model। यानी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो अगर आपको याद हो तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है। और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर जब हमने टेक्स्ट को क्लासीफाई करना होता है, ये टेक्स्ट यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज़ीरो है या वन है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसका एल्गोरिदम जब मशीन लर्निंग के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है तो वो टेक्स्ट एनालिसिस के लिए बहुत हेल्प करता है। वो किस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना किसी चीज़ को, कि एक या उसकी उसका कोई तजर्बा करना। अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज़ टू ट्रेन अ मॉडल दैट क्लासिफाइज टेक्स्ट एज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जो कॉमन मिसाल है, वो क्या है कि मॉडल को ट्रेन किया जाता है क्लासिफिकेशन की बेस पे और उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं उनका नतीजा अख़ज़ किया जाता है। और वो किस तरह हेल्प करता है, उसका क्या मकसद होता है, वो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए काम आता है या ओपिनियन माइनिंग के लिए, यानी किसी की राय जो है उसको अख़ज़ करने के लिए कि क्या राय है इस बारे में। मिसाल के तौर पे सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, जब कोई रिव्यूज़ आते हैं किसी भी रेस्टोरेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है कि क्या वो पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव है, या ओपिनियन माइनिंग की जाती है। एक ही बात है कि उसने पॉजिटिव रिव्यू दिया है या नेगेटिव दिया है। अब वो कैसे होता है? वो अगर आपको याद हो तो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है कि वो 2 किस्म का रिज़ल्ट निकलता है, या 1 होता है या 0 होता है, या ट्रू होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? या सॉरी, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ट्रू होता है या फ़ॉल्स होता है। तो जो सेंटिमेंट एनालिसिस है उसमें या तो रिव्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमें रिव्यू से पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो एल्गोरिदम होता है या टेक्स्ट एनालिसिस होता है जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन की बेस पे ट्रेन हुआ होता है, वो बड़ी जल्दी नतीजा अख़ज़ कर लेता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे जब वो देखेगा द फूड एंड सर्विस वर बोथ ग्रेट, अब वो वर्ड देखेगा ग्रेट, तो ग्रेट से उसको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है। इसी तरह उसने कहा अ रियली टेरेबल एक्सपीरियंस, अब टेरेबल जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है उससे उसको पता चल गया ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव के लिए 0 यूज़ करता है। इसी तरह टेस्टी फूड एंड अ फन वाइब, अब इसमें टेस्टी और फन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, तो उसने इसको पॉजिटिव अख़ज़ किया है 1। स्लो सर्विस एंड सब स्टैंडर्ड फूड, अब इसमें स्लो और सब स्टैंडर्ड 2 ऐसे वर्ड यूज़ हो गए हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज मॉडल को पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है, तो वो इसको 0 एलोकेट कर देगा। अच्छा, अब कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो एनएलपी की या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्या हो सकती है? वैसे तो एप्लीकेशन बेशुमार हो सकती हैं, बेशुमार इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं, बेशुमार किस्म के बिज़नेस यूज़ केसेस में इसको अप्लाई किया जा सकता है और एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं। लेकिन मैं कुछ कॉमन जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो कस्टमर फीडबैक के लिए, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर रिव्यूज़ के लिए, या सपोर्ट टिकट्स जो होते हैं, जैसे किसी भी बड़ी कंपनी के जो सपोर्ट टिकट होते हैं जिसमें जो यूज़र, जैसे आप अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का अकाउंट नहीं बन रहा और उसमें आपको हेल्प नहीं मिली हेल्प सेंटर की तरफ से, तो आप रिव्यू डाल देते हैं, तो उनके जो टिकट्स होते हैं उनको वो एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि लोगों ने हमारे बारे में क्या कहा है। इसी तरह सर्वे होते हैं, उसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि इसमें लोगों ने सर्वे में क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है या नेगेटिव कहा है। तो इससे जो बिज़नेसेस हैं वो देखते हैं कि हमारे बिज़नेस से लोग सैटिस्फाइड हैं या नहीं है, और उसकी बेस पे वो अपना कस्टमर एक्सपीरियंस जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर भी टेक्स्ट एनालिसिस किया जाता है, और हेल्थ केयर के अंदर जो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें रिपोर्ट्स होती हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एंटी रिकग्निशन और टेक्स्ट एनालिटिक्स के थ्रू जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन है उसमें से सिम्पटम, मेडिकेशन और डायग्नोसिस जो है वो करने में हेल्प मिलती है। यानी जब हम उसमें से
आप एंटिटी रिकग्निशन करेंगे, टेक्स्ट एनालिटिक्स करेंगे, तो जो रिपोर्ट्स होंगी उनमें जो भी नेगेटिव वर्ड्स होंगे, जो ट्यूमर्स के बारे में या बीमारियों के बारे में या इस तरह के कोई भी वर्ड होंगे जो कि किसी भी अनोमली को या बीमारी को ज़ाहिर करते होंगे, तो उससे वो नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं कि में किस किस्म के सिम्पटम्स हैं और उसकी मेडिकेशन क्या होनी चाहिए और डायग्नोसिस क्या होना चाहिए। और ये इस किस्म का जो एप्लीकेशन होती है या इस किस्म का जो एआई का सिस्टम होता है, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मेडिकल के अंदर। अच्छा, इसी तरह का एक और यूज़ केस है, वो है कन्वर्सेशनल एआई विद वर्चुअल एजेंट्स। अब वर्चुअल एजेंट्स हो या चैटबॉट्स हों, ये कन्वर्सेशनल एआई के अंदर आते हैं, यानी कि बातचीत करने वाली जो एआई की एप्लीकेशन है। और उसमें एआई लैंग्वेज जो है योर की, उसके अंदर काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करने की फीचर्स हैं, जो कि यूज़र की इंटेंट जो होती है, उसका जो यूज़र का जो मकसद होता है, उसको बहुत बेहतर तरीके से जांच लेते हैं, कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट कर लेते हैं और जो रेलेवेंट एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो ये देख लेते हैं कि जो कस्टमर है, वो किस बारे में बात कर रहा है और उसके मुताबिक वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं अप्रोप्रिएटली। अच्छा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, वो एज़्योर के अंदर 2 सर्विसेज़ के थ्रू की जा सकती है। एक सर्विस है एज़्योर एआई लैंग्वेज सर्विस और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर हैं जिनका हम थोड़ा-सा तफ़सीली जायज़ा लेते हैं आगे चल के, जिसमें से एक है सेंटिमेंट एनालिसिस, फिर है की फ्रेज़ आइडेंटिफिकेशन, फिर है टेक्स्ट समराइज़ेशन एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एक तो ये चीज़ है जो कि एज़्योर एआई लैंग्वेज सर्विस के थ्रू आप कर सकते हैं। और दूसरी जो सर्विस है एज़्योर के अंदर जो जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, यानी पहले तो आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये सारे फीचर यूज़ कर सकते हैं और इन फीचर्स का अगर आप थोड़ा-सा सोचें कि अगर लेट्स से आपने इनको कंबाइन करना हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कंप्यूटर विज़न के साथ, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आपने कोई ओसीआर से टेक्स्ट लिया है, उस टेक्स्ट का आपने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है या की फ्रेज़ आइडेंटिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट समराइज़ेशन करनी है, तो ये कितना हेल्पफुल होगा कि जब आप कंबाइन कर देंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ को कंप्यूटर विज़न के साथ, तो एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है। और इसी तरह से अगर लेट्स से डॉक्यूमेंट हों और आपने ट्रांसलेशन करनी हो, तो एज़्योर एआई ट्रांसलेटर सर्विस के थ्रू आप उन डॉक्यूमेंट्स में से जो टेक्स्ट होगा, उसमें से ट्रांसलेशन करके बहुत बेहतरीन किस्म का आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सर्विसेज़ जो हैं, ये बहुत काम की सर्विसेज़ हैं, जो कि अगर आपने किसी दूसरे मॉडल के साथ, जैसे आप मल्टी मॉडल आ गए हैं, यानी कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जो मॉडल होते हैं, 2 से ज़्यादा किस्म की एआई की फ़ील्ड्स हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, उनके मॉडलों को कंबाइन कर दिया जाता है किसी एक एप्लीकेशन को थोड़ा-सा बेहतर डेवलप करने के लिए, उसके फीचर्स को थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए, ज़्यादा बेहतर काम लेने के लिए। तो उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ये जो फीचर हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, की फ्रेज़ आइडेंटिफिकेशन, टेक्स्ट समराइज़ेशन, चाहे वो जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर विज़न की हो, ये चीज़ें बहुत कारआमद हैं। अब हम देखते हैं कि एज़्योर एआई लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट एनालिसिस की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर हम देखेंगे कन्वर्सेशनल एआई की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर हम देखेंगे ट्रांसलेटर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो पहले हम देखते हैं टेक्स्ट एनालिसिस की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, एक-एक करके। और पहले तो हम इनका सरसरी जायज़ा लेते हैं, फिर हम इनको थोड़ा-सा डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहले है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये क्या चीज़ है? Identifies people, places, events and more. This feature can also be customized to extract custom categories. यानी नेम्ड एंटिटी कैटेगरी क्या है कि किसी भी टेक्स्ट में से लोगों का, जगहों का और इवेंट्स का नाम अखज़ कर लेना नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन होगा। ये मैं मिसाल के तौर पे आगे समझाऊंगा आपको। आगे क्या है? आगे है एंटिटी लिंकिंग, यानी आइडेंटिफाइज नोन एंटिटीज टुगेदर विद अ लिंक टू विकिपीडिया, यानी कि जो नॉन एंटिटीज़ होंगी, जैसे कुछ शहरों के नाम होंगे, किसी एक्टर के नाम होंगे, सेलिब्रिटी के नाम होंगे, किसी मुल्क का नाम होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, अगर वो प्रोमिनेंट नाम है, अगर नॉन चीज़ है, तो उसको वो लिंक कर देगा उसके विकिपीडिया के पेज के साथ। और इसी तरह पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि लोगों की ज़ाती इंफॉर्मेशन होती है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर है, किसी का एनआईसी नंबर है, किसी का फ़ोन नंबर है, किसी का एड्रेस है, इस तरह की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन डिटेक्शन के थ्रू।
लैंग्वेज डिटेक्शन जो है वो टेक्स्ट की जाती है कि ये इंग्लिश में है या स्पेनिश है, वो जो है वो लैंग्वेज डिटेक्शन फीचर के थ्रू होता है। और इसी तरह सेंटिमेंट एनालिसिस जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने ये देखना हो कि किसी भी कुछ टेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसकी ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई सर्वे हो या कोई कस्टमर रिव्यू हो, तो वो जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस या ओपिनियन माइनिंग के थ्रू होता है। इसी तरह की फ्रेज एक्सट्रैक्शन जो है वो किसी भी टेक्स्ट में से जो ख़ास मीनिंग वाला फ्रेज़ होता है या वर्ड होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना और उससे नताइज अख़ज़ करना, उससे मतलब समझना की फ्रेज एक्सट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। अब हम सबसे पहले एंटिटी रिकग्निशन, जो अगर आप देखें तो सबसे पहला जो हमारा था एंटिटी नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन था टॉप के ऊपर। तो हम इनको एक-एक करके सबको देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है एंटिटी रिकग्निशन। एंटिटी रिकग्निशन क्या है? एंटिटी रिकग्निशन क्या ये है कि जो भी टेक्स्ट आपके पास आए फॉर एग्जांपल, उसमें से जो ख़ास नाम हैं, ख़ास लोकेशंस हैं, ख़ास ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, उनको लिस्ट आउट कर लिया जाता है। उसको एंटिटी रिकग्निशन कहते हैं। यू कैन प्रोवाइड एजर एआई लैंग्वेज विद अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट एंड इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन द टेक्स्ट दैट इट रिकग्नाइजेस। यानी वो जिन ख़ास चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, उनको वो लिस्ट आउट कर देता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एंटिटी टाइप अगर पर्सन है, तो ये बिल गेट्स का या जॉन, ये जो भी नाम वगैरह होंगे, वो उनको एज अ पर्सन की कैटेगरी में डाल देगा। लोकेशन की कैटेगरी में वो पेरिस, न्यूयॉर्क, यानी उसको अगर ये वर्ड मिलेंगे किसी भी टेक्स्ट के अंदर, तो वो पेरिस, न्यूयॉर्क को लोकेशन की कैटेगरी में डाल देगा। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट, और अगर डेट टाइम है तो वो डेट टाइम को उसकी कैटेगरी में डाल देगा। कोई यूआरएल है उसको वो अलहदा कर लेगा, ईमेल को अलहदा कर लेगा, फ़ोन नंबर को अलहदा कर लेगा। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट के अंदर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो पहचान लेता है कि ये कौन है, वो उसको इस फीचर को एंटिटी रिकग्निशन के थ्रू वो मार्क कर लेता है। और ये चीज़ एआई की डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट के अंदर जब कोई ख़ास एंटिटी होती है जो कि थोड़ी बहुत शोहरत रखती है, जिसको लोग जानते हों, तो उसको वो लिंक कर देता है विकिपीडिया के पेज के साथ। तो इसको एंटिटी लिंकिंग कहते हैं। एज़्योर एआई लैंग्वेज आल्सो सपोर्ट्स एंटिटी लिंकिंग टू हेल्प डिसएम्बिगुएट एंटिटीज़। डिसएम्बिगुएट का मतलब होता है कि एम्बिगुअस होता है ज़ू मानी, डिसएम्बिगुएट होता है कि उसका मानी निकालना या उसको उस पे रोशनी डालना। उस पे रोशनी डालने के लिए उन एंटिटीज़ के ऊपर उनको वो लिंक कर देता है विकिपीडिया के साथ एंटिटी लिंकिंग के फीचर के थ्रू। अच्छा, लैंग्वेज डिटेक्शन जो है वो तो अब मेरा ख़्याल बड़ी समझने वाली बात, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर जब उसने लैंग्वेज डिटेक्ट करनी होती है, मिसाल के तौर पे अगर ये रिव्यूज़ हैं किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट के जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के कस्टमर आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से वहाँ रेस्टोरेंट्स पे कस्टमर आते हैं, तो हर कस्टमर अपनी ज़ुबान में रिव्यू दे देता है। तो उन रिव्यूज़ को अगर आपने डिटेक्ट करना हो और उसके बाद ट्रांसलेट करना हो, तो वो लैंग्वेज डिटेक्शन के थ्रू वो करना बड़ा आसान है कि जो आपका जो लैंग्वेज मॉडल है, वो देख लेता है कि ये पहले वाला जो है वो इंग्लिश में है, दूसरा स्पेनिश में है और तीसरा भी इंग्लिश में है। तो वो उस तरह से उनको मार्क कर देता है। और अगर आप देखें तो वो इस तरह से वो उनको आइडेंटिफ़ाई करता है कि वो उनका लैंग्वेज नेम भी दे देता है। आईएसओ कोड जो होता है वो बेसिकली 6391 कोड जो होता है वो हर लैंग्वेज का एक 2 करैक्टर का कोड होता है। जैसे इंग्लिश का ईएन है, स्पेनिश का ईएस है और इस तरह ईएन है। और कॉन्फिडेंस स्कोर के उसको कॉन्फिडेंस है, ये 1.0 कॉन्फिडेंस स्कोर है, यानी कि 100% उसको कॉन्फिडेंस है कि ये इंग्लिश ही है। और स्पेनिश के बारे में भी उसको कॉन्फिडेंस है, और फिर दोबारा वो इंग्लिश के बारे में 100% नहीं है, वो 90% है। तो इस तरह का वो बेसिकली जो टेबल है वो अपने पास मेंटेन करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसा कि हमने पहले देखा कि बेसिकली ये क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज़ करता है। और जैसे हमने जो मशीन लर्निंग के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन, ख़ासतौर पे बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल हमने किया था, ये एग्जैक्टली उसी टेक्निक को यूज़ करके एवेल्युएट करता है कि टेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास रिव्यू हैं, तो वो इन रिव्यूज़ को एनालाइज़ करेगा, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करेगा और ये रिज़ल्ट निकालेगा। अब इस तरह का रिज़ल्ट होता है। रिव्यू 1 का उसने कहा पॉजिटिव स्कोर जो है वो 0.90 है, न्यूट्रल स्कोर जो है वो 0.10 है और नेगेटिव स्कोर 0 है। यानी कि इसके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है रिव्यू 1 में। न्यूट्रल चीज़ें हैं कुछ और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो 90% है। जो रिव्यू 2 है उसमें उसने कहा कि पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो 0 है
न्यूट्रल भी 0 हैं और नेगेटिव स्कोर जो है वो 99% है, यानी कि उसको नेगेटिविटी दूसरे रिव्यू में बहुत ज़्यादा लगी है। तो इस तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो फीचर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर काम करता है। की फ्रेज अट्रैक्शन जो है वो क्या है? की फ्रेज अट्रैक्शन जो है वो, अगर लेट्स से आपके पास ये पैराग्राफ है, तो इसमें से जो ख़ास वर्ड हैं या ख़ास वर्ड के कॉम्बिनेशन हैं, वो निकाले जाते हैं ताकि इसके कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए। Key phrase extraction can provide some context to a large text by summarizing the main points. यानी कि context क्या होता है? Context होता है उस चीज का खुलासा समझना, context समझना, यानी इसका क्या खुलासा है, ये किस बारे में बात हो रही है। तो उसको समझने के लिए जो उसके अंदर की फ्रेजेस होते हैं, जैसे ये बर्थडे सेलिब्रेशन इसमें से निकाल लिया ये वाला, और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस निकाल लिया ये वाला, ठीक है। इसी तरह फ्रेंडली होस्टेस निकाल लिया, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह के जो ख़ास वर्ड होते हैं वो जब निकाल लिए जाते हैं, तो अगर आप ये पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज मॉडल ये पूरा ग्राफ ना भी पढ़े, तो उसको इन की एक्सट्रैक्शन से, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन से समझ आ जाएगी कि ये क्या है। और ये बेसिकली की फ्रेज एक्सट्रैक्शन जो है ये होती है किसी भी आगे फीड करने के लिए, किसी दूसरे प्रोसेस को फीड करने के लिए, नताइज अखज़ करने के लिए। तो ये लैंग्वेज मॉडल जो है ये बाज़-औक़ात बैकएंड पे ये चीज़ें यूज़ कर रहा होता है आपके प्रॉम्प्ट का जवाब देने के लिए, या जो भी उसको इनपुट आती है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए वो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ीचर हैं उनको यूज़ करता है। और ये फ़ीचर आप एप्लीकेशन के अंदर आपने की फ्रेज़ एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आप एनएलपी के अंदर और एजर एआई के अंदर ये चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इनको आप कॉल करके इनसे आप काम ले सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, अब एजर एआई लैंग्वेज के अंदर कन्वर्सेशनल एआई कैपेबिलिटीज़ क्या है? ये देखें। कन्वर्सेशनल एआई डिस्क्राइब सॉल्यूशन दैट इनेबल अ डायलॉग बिटवीन एआई एंड ह्यूमन, यानी कि कन्वर्सेशनल एआई बेसिकली इंसान और एआई के दरमियान जो बातचीत है उसको कहते हैं। और ये कैसे मुमकिन है? क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू है। Azure AI Language question answering feature provides you with the ability to create a conversational AI solution. Conversational AI solution क्या है? चैटबॉट्स होते हैं बेसिकली। तो ये चैटबॉट्स जो हैं ये मुमकिन होता है क्रिएट करना क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू। और क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो एक आप चाहे उस चैटबॉट को एक डॉक्यूमेंट के तौर पे दे दें, या क्वेश्चन आंसरिंग जो है किसी वेबसाइट के थ्रू दे दें, या कोई नॉलेज बेस बना दें कि जिसमें क्वेश्चंस भी हों आंसर भी हों, और वो आप प्रोवाइड कर दें चैटबॉट को। तो चैटबॉट जब भी उसके साथ कोई चैट करेगा कस्टमर, तो वो जब क्वेश्चन करेगा तो वो उस क्वेश्चन को ढूंढ लेगा उस डॉक्यूमेंट में से, उस नॉलेज बेस में से, और उसका जवाब जो है वो कस्टमर को दे देगा जो भी लिखा होगा उसके अंदर। Azure AI language includes a custom question answering feature that enables you to create a knowledge base of question and answer pairs that can be queried using natural language input। यानी कि ओके, ये कह रहा है कि आपको पहले नॉलेज बेस क्रिएट करना पड़ता है क्वेश्चन आंसरिंग का चैटबॉट के लिए, ताकि क्योंकि चैटबॉट को जो आप फीड करेंगे ना, चैटबॉट ने वही जवाब देना है। चैटबॉट ने अपने पास से कोई जवाब नहीं देना जब तक आप उसको, यानी बहुत ज़्यादा, यानी वो जैसे रीजनिंग के अब मॉडल आ गए हैं, वो अब रीजनिंग के थ्रू जा तो पॉसिबल है, लेकिन जो रीजनिंग से पहले वाले जो मॉडल हैं उनमें जो आप फीड करते थे, जो क्वेश्चन आंसरिंग आप उसमें डाल देते थे, वो उसके मुताबिक कस्टमर को जवाब देता था चैटबॉट। अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो है एजर एआई ट्रांसलेटर सर्विस। उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं? एजर एआई ट्रांसलेटर सपोर्ट्स टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन बिटवीन मोर देन 130 लैंग्वेजेस। व्हेन यूजिंग एजर एआई ट्रांसलेटर यू कैन स्पेसिफाई वन फ्रॉम लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में से आपने ट्रांसलेट करना है, एंड मल्टीपल टू लैंग्वेजेस, और मल्टीपल टू लैंग्वेजेस जिनके अंदर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से किसी और ज़बान में, तो आप उसको इंग्लिश से उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश से स्पेनिश में भी कर सकते हैं, फ्रेंच में भी कर सकते हैं, बहुत सारी ज़बानों में, यानी पर्शियन में भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद है उसके अंदर, ट्रांसलेटर सर्विस के अंदर, कि आप एक ज़बान जो है वो फ्रॉम की यूज़ करें, टेक्स्ट जिस लैंग्वेज में होगा, और जिस टारगेट लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है वो मल्टीपल भी हो सकती है। तो एक ही वक्त में आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस एजर एआई ट्रांसलेटर सर्विस को यूज़ करते हुए। ये एक कैपेबिलिटी है इसकी। अच्छा, इसकी जो कैपेबिलिटी मेन 3 है। एक तो है टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जिसमें यूज़ फॉर क्विक एंड एक्यूरेट टेक्स्ट ट्रांसलेशन इन रियल टाइम, यानी कि जैसे-जैसे आप इसको
देते जाएंगे टेक्स्ट, वो ट्रांसलेट साथ साथ करता जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, आपने वो ट्रांसलेट करवाने हैं, वो भी एजर एआई ट्रांसलेटर कर लेगा। और इसके बाद है कस्टम ट्रांसलेशन, जो कि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन भी कहलाती है, और वो बेसिकली एंटरप्राइज और ऐप डेवलपर्स और जो लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए होती है, जो कि मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन जो की जा सकती है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू। तो ये बेसिकली सर्विसेज हैं जो कि यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, और ये सर्विसेज हम जब प्रैक्टिकली अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे एजर के अंदर कि किस तरह से एजर के अंदर आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। आप एजर ए लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, एजर ए ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर वो सारे फीचर जो मैं आपको दिखा रहा था, वो आप उसमें से मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। एजर ए लैंग्वेज को अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना हो तो आप सर्विस का रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं पोर्टल के अंदर, एजर पोर्टल के अंदर, जैसे हम बाकी सर्विसेज का कंप्यूटर विजन का या स्पीच सर्विस का हम क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड पॉइंट और की के थ्रू कॉल करके ये सारे जो फीचर हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस है, की फ्रेज अट्रैक्शन है, लिंक एंटिटी लिंकिंग है, ये सारे टेक्स्ट एनालिसिस है, ये सारे जो हम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह एआई ट्रांसलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एआई की फ़ील्ड है, जो कि कंप्यूटर विजन के साथ भी आजकल इस्तेमाल हो रही है, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन के साथ भी हेल्प इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसको समझा जाए तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, एआई की एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो असाइनमेंट के तौर पे आप इसके जो फीचर्स हैं, टेक्स्ट एनालिसिस है, कन्वर्सेशनल एआई है, ट्रांसलेटर है, इनको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें अच्छी तरीके से, ताकि आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। तो आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ फीचर्स को जाना, चाहे वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो, टेक्स्ट समराइज़ेशन हो, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो, या की फ्रेज एक्सट्रैक्शन हो, या एंटिटी लिंकिंग हो, या पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हो। ये सारी चीज़ें वो फीचर्स हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर मुख्तलिफ तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और अब जो रीसेंट जो मल्टी मॉडल किस्म की एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें मल्टीपल जो एआई की फील्ड्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत ही कारआमद है। और आप आगे देखेंगे जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे भी आपको ह्यूमन के साथ कम्युनिकेशन का वास्ता पड़ता है, वहाँ बैकएंड पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो बहुत काम की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एज़र के अंदर क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल हैं एज़र एआई लैंग्वेज के अंदर, और किस तरह से हम उन फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं, एज़र एआई लैंग्वेज को की सर्विस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस सर्विस को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं लैंग्वेज स्टूडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।